मनोज जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आपने बहुत कम उम्र में नमस्कार भाई साहब। जर्नलिस्ट जैसे कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। जीवन में आपका उद्देश्य कमाना नहीं बल्कि सेवा रहा प्रारंभ से ही। ये पूर्वजन का प्रारब्ध ही है और अच्छे संस्कार का परिणाम है। और जीवन भर आपने जीवन याची निभाने के लिए जो अर्जन किया वो तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण जीवन आपने समाज की सेवा के लिए दिया। धर्म की रक्षा के लिए आपने सदैव प्रयत्न किए और विभिन्न अच्छे सामाजिक संगठनों के साथ आप जुड़े रहे। तो हमारी इच्छा ये थी कि आपके जीवन का आदर्श लोगों तक जाए, उनको प्रेरणा मिले। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने जीवन यात्रा के बारे में प्रकाश डालें, आपके बारे में बताएं, किन किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली, किन किन संस्थाओं में आपने काम किया, क्या क्या आपको अनुभव आए और क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आज आपने अपने इस चैनल पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हार्दिक आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं अपनी यात्रा की बात करूँ तो जब मैंने अपना कॉलेज समाप्त किया था, उसके बाद से लेखन तो मेरा कॉलेज के दौरान ही शुरू हो गया था। जो कॉलेज की मासिक पत्रिका आती है, उसमें मैं संपादक के रूप में कार्य करता था। पर वो बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है जर्नलिज्म की, वो थी। हालाँकि स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये सोचा हो कि बिल्कुल जर्नलिस्ट हार्डकोर जर्नलिज्म में ही जाऊँगा। लेकिन ये है कि लिखने का बहुत शौक था। माँ सरस्वती का मुझ पे अपनी असीम कृपा थी कि मेरी लेखनी के अंदर उन्होंने अपना वरदान दिया। तो जब मेरी यात्रा शुरू हुई, जब मैंने कॉलेज किया, सन 1995 में मैंने कॉलेज पास आउट किया और मैं लिख ही रहा था, विभिन्न अखबारों में मेरे लेख आते थे। और चूँकि हमारी एक पत्रकारिता के एक सबसे जैसे कुलसित एक प्रणाली है, उसको मैं उजागर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे घोस्ट राइटिंग बहुत होती है। घोस्ट राइटिंग उसे कहते हैं जब लिखते आप हैं लेकिन नाम किसी और का जाता है। तो मैं उस दौर से भी गुज़रा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि एक नई उम्र का बालक था मैं और उस समय मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि पत्रकारिता के अंदर ये सब होता है। और मुझे सिर्फ़ इस बात की खुशी होती थी कि मेरा लिखा हुआ कुछ अखबार में छप रहा है। हालाँकि नाम मेरा नहीं आता था, तो वेदना भी होती थी, लेकिन इसी बात से खुशी होती थी कि चलो कोई नहीं, शब्द तो मेरे ही लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से मानसिक शोषण जो होता है, उसका शिकार होना पड़ा मुझे शुरुआत में। लेकिन माँ सरस्वती जब जिनके साथ में होती हैं, उनका हाथ जिनके सर पर होता है, तो वो मुसीबतें भी अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो फिर मैंने अखबार में लिखता ही था और बहुत जल्द मुझे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अखबार से मुझे कहा गया कि आप आइए, हमें जॉइन करिए। और मैंने फिर वो अखबार जॉइन किया और उस अखबार के साथ जुड़ते-जुड़ते एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो रचनात्मक कार्य में लगे होते हैं लोग, उनके साथ में ये होता है कि कुछ उनको नया करने का मौका मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं। तो मुझे पूरी आज़ादी मिली वहाँ पर उस अखबार में काम करने की और कुछ नई चीज़ें कहा उन्होंने मुझे कहा कि नाउ द फील्ड इज़ ओपन और ये अब आपका है क्षेत्र, जो चाहे आप करिए। मुझे स्वतंत्रता मिली काम करने की और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी, वो बाहर निकल कर आई और बहुत अच्छे से निकल कर आई। उसमें लगातार काम करता रहा और विभिन्न क्षेत्रों में छूने का, उनके अंदर जाने का मौका मिला। कुछ सरकारी संस्थान हैं, वो जिसे हम अखबार में कहते हैं बीट मिलना, जो बीट होती हैं, तो मुझे कम से कम 7-8 बीट एक साथ दे दी गई। शायद उनको मेरी प्रतिभा पे विश्वास होगा और मेरा एक नियम बन गया था कि मैं रोज़ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आता था। एक बहुत सुंदर सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। ये बात उन दिनों की थी जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत टसल चल रही थी और मुझे कहा गया कि कुछ ऐसे आप लेख लिखिए जिसके अंदर कुछ ये सार्थकता निकले कि ये जो विमर्श है दोनों पार्टियों का, उस विमर्श से क्या सार्थकता निकलती है, विशेषकर जनमानस के लिए। तो उस पे मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत डीप रिसर्च किया और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो जो मैंने अपने लेखों के माध्यम से दी। वो बात अलग है कि उसमें चूँकि नाम देने में थोड़ी-सी ऐतराज़ हो जाता है, तो विशेष संवाददाता या वरिष्ठ संवाददाता लिख दिया जाता था। बट वो मैं लिखता रहता था। फिर उसके बाद चूँकि मेरे को एक रेलवे का डिपार्टमेंट वाली बीट मिली हुई थी, तो एक एक स्टोरी थी
जो मैंने करी, और मुझे लगता है कि उसमें एक सामाजिक दायरे को छूने की और एक, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सरोकार जो होते हैं, उनको और नज़दीक से जानने का मौका मिला। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अक्सर जो वहाँ की अनियमितताएँ होती हैं, यात्रियों की परेशानी होती हैं, वो सब परेशानियों को मैं बीच में कवर किया करता था। एक दिन अचानक मुझे वहाँ पर एक कुली थे, वो जब मैं रेलवे स्टेशन में घूम रहा था, यात्रियों से उनके कमेंट्स ले रहा था कि किस तरीके से आपको या रेलवे में सुविधाएँ की ज़रूरत है, सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है, नहीं कर रही। तो अचानक मैंने देखा कि एक कुली, वो बार-बार मुझे देख भी रहे थे और बार-बार थूके जा रहे थे। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि ये बार-बार थूक क्यों रहे हैं? और अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए मैंने उनको टोका कि भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन है, इस पे थूकिए मत, आप गंदा कर। तो कह रहे नहीं बाबूजी, मैं थूक नहीं रहा हूँ, अचानक थूक आ जाता है। अब आपको पता ही है कि हर ये मैं सभी आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि जितने भी रेलवेज़ के कुली होते हैं, वो पान खाते हैं, और उस पान के पीछे क्या लॉजिक होती है ये कोई नहीं जानता। आज मैं उसका उजागर करना चाहूँगा उस बात का। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भई आप बहुत ज़्यादा थूक रहे हैं और ये पीक देखिए आपने सारी साइड में एक वॉल थी वो खराब कर दी। तो उन्होंने कहा बाबूजी ये तो सही हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? तो ऐसे कह के चले गए वो। तो मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपने जो स्टोरी करनी थी वो मैं कर गया। फिर जब मैं नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे मुझे वही मिले और वही कुली थे, वो कुछ सामान लेके उतर रहे थे और वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके सर पे बहुत बोझ था, वो हाँफ रहे थे और हाँफने के बावजूद भी वो पीक, जिसे हम पीक बोलते हैं, थूक रहे थे। तो फिर मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही वाले भाई साहब हैं जो कल मिले हुए थे। तो जब वो बैठे, थोड़ा सेटल डाउन हो गए और उसके बाद उन्होंने पानी-वानी पिया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना बोझ क्यों उठाते हो भैया? अब इतना बोझ उठाओगे तो स्वाभाविक है आपसे चला नहीं जाता, आपका शरीर भी कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं डॉक्टर को तो दिखा के आया हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा चलिए आप आराम करिए। मैंने उनको पानी की बॉटल थी मेरे हाथ में, मैंने उनको पानी दिया। अचानक ही थोड़ी देर में उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ पेट। तो मैं उनको लेकर कंसर्न हो गया था मेरा, तो मैंने भागा, मैं डॉक्टर, मैं कहा कोई मेडिकल मुझे यहाँ पे मिल जाए, सुविधा मिल जाए। तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे, रेलवे सुपरिटेंडेंट, मैं उनके रूम में गया। मैंने कहा देखिए आपके एक कलीग हैं, उनके साथ में कुछ शायद ये दिक्कत हुई है, आप देखिए कि क्या हुआ है इन्हें। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर को, तो रेलवे के अपने ही हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे उनको ले गए, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इन द मीन टाइम मैं जब गया तो मैंने देखा उनका शेड मिला होता है सभी रेलवे पुलिस को। वो बहुत मैसी सा शेड था जिसमें हवा पानी का कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे पटेल साहब थे, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि कुलियों के सरदार बोल सकते हैं या बॉस बोल सकते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई। तो वो भी वही कर रहे थे, पान खाए जा रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे और पान खा रहे थे, तो मैंने उनको टोक दिया। मैंने कहा, "क्या बात है भाई साहब, मैं एक भी मुझे ऐसे कुली नहीं मिले जो पान ना खाते हों। सभी पान खाते हैं, आप इतना पान क्यों खाते हो?" तो जो बात उन्होंने मुझे बोली वो बहुत चौंकाने वाली थी और ये ध्यान आकर्षण की भी बात थी सभी के लिए। उन्होंने कहा कि हम अगर पान नहीं खाएँगे तो हम मर जाएँगे। तो मुझे सुनकर बड़ा हँसी भी आई। मैंने कहा, "ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कोई व्यक्ति कहे कि मैं पान खाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा।" मैंने कहा, "ऐसा क्या है ऐसा पान?" तो उन्होंने जो मुझे बात बोली वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि हम में से ज़्यादातर लोगों को कैंसर हो चुका और लंग्स कैंसर होता है, हमको ब्लीडिंग होती है, जो हम पान खाते हैं, वो पान में हमारा खून मिल जाता है और हम कहीं पे भी थूकते हैं, तो जो सवारी होती है, पैसेंजर्स होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये तो पान का थूक जा रहा है, लेकिन वो हमारा मुँह से खून निकलता है, वो हमारे जो पान की पीक होती है, उसमें मिक्स होके हम थूक देते हैं। तो ये बात मुझे अंदर तक मुझने बहुत द्रवित कर दिया। उसके बाद मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के प्रेज़िडेंट थे, दुबे जी, उनके पास मिला और शिव गोपाल मिश्रा जी से मिला, मैंने ये बात, उसके ऊपर उस बात पे एक्शन भी हुआ, उनका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मैं माध्यम बना, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन मैं माध्यम बना, उसके बाद उनका शेड भी अच्छा हो गया, एक वाटर कूलर लग गया, पंखे और कूलर भी लग गए उनके शेड में। तो एक ऐसे-ऐसे कुछ बहुत ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, अगर मैं आप किसी के साथ शेयर करूँगा तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। जी।
और ये तो एक घटना हो गई। अब जी। आपने किन-किन संस्थाओं के साथ हाँ, मैं किस-किस आपको दायित्व के साथ काम किया? जी। मैं उस परिवार से हूँ जो जैसे बात चल रही थी सामाजिक सरोकार की, तो मैं अपने परिवार के विषय में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, आप दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े रहे हैं और पिताजी जो थे हमारे, पहले तो मैंने बाबा जी को तो मैं तो बहुत छोटा था जब हमारे बाबा जी का देहावसान हुआ। कुछ छोटी-छोटी स्मृतियाँ याद हैं। तो उनको मैं गणवेश में देखा करता था, निक्कर, टोपी, हाथ में दंड, तो मैं पूछा करता था कि ये क्या है? ये आधी निक्कर क्यों पहनते हैं? निक्कर तो मैं पहनता हूँ। तो एक बालक बुद्धि थी, बालक सुलभ बुद्धि होती है, तो वो यही पूछती है कि बाबा जी निक्कर क्यों पहनते हैं? निक्कर तो मैं पहनता हूँ। उसके बाद बाबा जी भी हमारे गणवेश में जाया करते थे। संघ के जितने भी कार्यक्रम होते थे, वार्षिक उत्सव होते थे, उसमें वो मुझे लेके जाया करते थे और उसमें मैं बढ़-चढ़ के भाग लिया करता था। तो बचपन पूरा परिवार की जो एक संस्कार मिले मुझे, वो संघ के संस्कार मिले और उसका सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि व्यक्ति का जीवन में कहते हैं एक संस्कार शाला जो है, वो परिवार होती है और उसके बाद वो संस्था होती है, जो आपको संस्कार पोषित करती है, रोप देती है। जैसे एक हम ज़मीन के अंदर पौधा रोप देते हैं, उसके बाद वो वट वृक्ष भी बन जाता है। तो जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो एक संस्था नहीं है, वो एक संस्कार है, संस्कारशाला है। यहाँ पे आपके ना सिर्फ व्यक्तिगत विकास होता है, मानसिक, बौद्धिक सब तरह का विकास होता है। जिसे हम आज के आधुनिक युग में कहा जाए कि ओवरऑल पर्सनैलिटी वो डेवलप जो होती है, वो वहीं पर होती है। एक अब छोटा-सा एक किस्सा ज़रूर सुनाना चाहूँगा आपको, संघ से जुड़ा हुआ। बात उन दिनों की जब मैं मात्र 5 वर्ष का था और पिताजी नियमित शाखा जाया करते। तो संघ स्थान पे जाने की मुझे भी बड़ी ललक हुआ करती थी और चूँकि उस समय मेरा पूरा गणवेश नहीं था, मैं दूसरी निक्कर पहन के जाया करता, तो मैंने पिताजी से कहा नहीं मुझे तो ऐसी ही निक्कर पहननी है। तो पिताजी ने मेरा गणवेश बनाया और अब तो ख़ैर पैंट हो गई है, पहले निक्कर ही हुआ करती थी। सभी स्वयंसेवक निक्कर पहना करते थे। तो अ, मैं संघ स्थान पे बाबूजी के चूँकि अ, बाल जो होते हैं या तरुण होते हैं, उनकी शाखा अलग होती है। लेकिन मैं ज़िद करके संघ स्थान पे पहुँच गया। और जब मैं पहुँचा तो सब चौंक गए वहाँ पर। कारण क्या था कि मैं गणवेश में आया था, निक्कर पहनी हुई थी मैंने और टोपी मेरे सर से बाहर निकल रही थी। एक छोटा-सा सर था मेरा और दंड के नाम पे छोटा-सा मेरे कटा हुआ बाँस का टुकड़ा था, वो दंड के रूप में मैं लेके गया था और सभी ने मुझे बहुत दुलार किया। वहाँ पे माननीय प्रेम जी गोयल, उनका प्रवास था। अ, वरिष्ठ प्रचारक हैं और बहुत दुलार मिला और मुझे जब मैं पहुँचा, सभी वरिष्ठ थे, तो उन्होंने कहा, "अरे! आज तो बहुत बड़े स्वयंसेवक आए हैं, आज इनका प्रवास हुआ है।" तो मुझे बड़ा क्योंकि बालक बुद्धि थी, तो मुझे ऐसा लगा, "अरे! अरे! मैं तो वाक़ई बहुत बड़ा हूँ।" तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि, "भई आप मनोज जी आप कौन-सा खेल खेलना पसंद करेंगे?" तो मैंने कहा, "जी मैं मेंढक-चूक खेलूँगा, खो-खो खेलूँगा, कबड्डी खेलूँगा।" तो वो सारे बड़े लोग थे और वो सब मेरे साथ खेल रहे थे और जब मैं मेंढक-छू एक अपना जो होता है एक खेल होता है, तो उसमें मुष्टि का प्रहार किया जाता है कमर पे। तो सभी स्वयंसेवक आके मेरे पास बैठ जाते थे, मुष्टि का प्रहार करिए और मैं पूरी ताकत से मारता था। वो बड़े हँसते हुए उसको मतलब जिसे कहते हैं कि एन्जॉय कर रहे थे। अब हो ये रहा था कि मैं ये सब कर रहा था और मैं बार-बार जब दौड़ता था तो मैं गिर जाता था। उसके दौड़ने से मेरे घुटना छिल गया एक। तो जैसे ही जब विकिर हुआ तो मेरे पीछे सब उस समय मुझे गोदी में लेके दुलार किया और मुझे कहा कि आप मनोज जी आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं, खो-खो भी बहुत अच्छी खेली, कबड्डी भी आपने बहुत अच्छी खेली। तो मैंने कहा कि इन पर मेरे पाँव में चोट लग गई, तो उन्होंने कहा हाँ, आपके पाँव में चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि आपने गणवेश नहीं पहना हुआ ना? तो मैंने कहा नहीं मैं तो गणवेश पहना हुआ है। तो कह रहे आपने सही नहीं पहना हुआ गणवेश। तो मैंने कहा क्यों? सही क्यों नहीं पहना? दरअसल हुआ ये था कि चूँकि अ, बालक बुद्धि थी, ज़्यादा पता नहीं था। तो जो निक्कर थी, तो निक्कर के दोनों पाँव मैंने एक ही जगह पे डाल लिए थे। तो वो मेरा छोटा-सा लहंगा बन गया था और वो आप समझ ही सकते हैं कि वो लहंगे रूप में जब हो गया, तो मेरे पाँव में दौड़ता था तो वो गिर जाता था और मैंने कस के बेल्ट भी बाँधी हुई थी। तो एक तरफ से वो मेरे द एक ही पाँव के अंदर दोनों पाँव थे
निकर के, और मैं वो एक ऐसी मेरी स्मृति है जो कभी मैं भूल नहीं सकता। माननीय प्रेम जी गोयल जी से मैं बहुत समय बाद जब मैं मिला और वो स्मृतियाँ जब उनके साथ में हुई तो वो भी मुस्कुराए। तो ये कुछ ऐसे-ऐसे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा, कुछ अभी ऐसे। हमने पता पड़ा जी, हमको कि यूपी जी, चुनाव में जी। आपने बहुत धमाल किया, खूब प्रोमो बनाए। जी, योगी जी को तो आपने बुलडोजर, क्या बुलडोजर, बुलडोज़र बाबा। बुलडोजर बाबा घोषित किया। तो वो जी। अनुभव बताएं कुछ यूपी के। हाँ, ये मुझे सौभाग्य मिला है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेषकर योगी जी के लिए काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। अभी जो गत वर्ष जो अपने चुनाव हुए, चुनाव की जब घोषणा हुई थी तभी से हम लोग जुट गए थे। लेकिन जब जैसे ही चुनाव की घोषणा के बाद फिर हम लोगों के हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, देश-विदेश से आए हुए लोग थे और अमेरिका से भी थे, यूके से भी थे, इंडिया से भी थे, आईआईटीएन, आईटीआई और आईआईटी के प्रोफ़ेसर्स थे और कुछ ऐसे भी जो मीडिया से बहुत नामचीन लोग हैं। वो सभी जुड़े हुए थे और फिर हमने बातचीत शुरू करी कि किस तरीके से प्रमोशनल प्रोमोस बनाए जाएँ। तो उसमें फिर एक बुलडोज़र जो आजकल योगी जी का ट्रेडमार्क बन गया है। तो वो उस समय तक तो नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ, ये था कि उन्होंने बुलडोज़र चलवाए थे जब एनआरसी का विरोध कुछ विशेष समुदाय ने किया था। तो उस समय फिर ये लगा कि उनकी छवि ऐसी है योगी जी की कि वो अपने जो ठान लेते हैं, वो कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यही आती है कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व की अगर पहचान करनी है तो उसकी करनी और कथनी को देखना चाहिए। तो योगी जी पे ये पूरी तरह सार्थक होती है। तो वहीं पे हमने ये बुलडोज़र बाबा क्रिएट किया और उसके बाद ये पूरे विश्व में चला गया और आज के समय तो बुलडोज़र बाबा के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको योगी जी कहा जाए, बस ये बुलडोज़र बाबा बोल दो तो इतना ही पर्याप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी वर्तमान में आप क्या दायित्व के साथ और किस संस्था के साथ जुड़ के काम कर रहे जैसे मैंने आपको बताया मैं संघ का स्वयंसेवक तो हूँ ही, लगभग मेरी संघ आयु भी 45 वर्ष हो चुकी है, बाल स्वयंसेवक हूँ। इसके अलावा संघ के विभिन्न प्रकल्पों के लिए जब भी मुझे जो भी दायित्व दिया जाता है मैं करता हूँ। अभी पिछले वर्ष ही मैं अयोध्या में गया था। अयोध्या में अपने जो मतलब अभी फिलहाल तो अयोध्या में मंदिर ही बन रहा है, लोगों को ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या में संघ और भी काम कर रहा है और वहाँ पे वेद विद्यालय हैं अयोध्या में, जहाँ पे बटुक हैं। बटुक उन्हें कहा जाता है जो शिक्षार्थी होते हैं, बालक। तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ योजनाओं पे हमने काम किया। काफ़ी लंबा जिसे कहते हैं मंथन रहा और शोध कार्य रहा, वो मैं करके आया हूँ। उसके बाद यूपी का इलेक्शन तो रहा ही और संघ का एक यूट्यूब चैनल आता है प्रेरणा। तो उस समय मुंबई में था मैं और मुझे संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और जो संघ का ये चैनल है प्रेरणा, इसको देखिए किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपना घर जो है मुंबई में बंद करके मैं फिर आया, वो नोएडा में आया मैं और लगभग 1 सवा महीने मैंने रुक के वहाँ पे काम किया। उसका जिसे कहते हैं कायाकल्प किया। उसके अंदर नई-नई चीज़ें क्रिएट करी, इंटरव्यूज़ के सेक्शन शुरू किए और उसके अंदर नई-नई स्टोरीज़ और कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो इतिहास के पन्नों में छुप गई है, उन सबको बाहर लेकर आए। हमारे बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं और ऐसे-ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्योंकि दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा है कि मैं ना कुछ कहना ज़्यादा क्योंकि विवाद हो जाता है इस बात पर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता किसी एक परिवार ने नहीं दिलाई है, जिनको आज वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसमें बहुत ऐसे अनसीन हीरोज़ भी हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ जो जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ऐसे लोगों को हमने हाइलाइट किया, उनके ऊपर स्टोरीज़ बनाई, तो ये सब कार्य रहा। वर्तमान में भी संघ के जो प्रकल्प हैं अपने, उनमें जो भी मुझे दायित्व दिया जाता है, अपनी क्षमता अनुसार मैं कार्य करता हूँ। इसके साथ-साथ अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक अपनी संस्था बनाई है, जिसका नाम है शरणागति और शरणागति के माध्यम से हम सब युवाओं को, विशेषकर उनको जो अ, अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, सो कॉल्ड हाइली एजुकेटेड कहते हैं और
और एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टर हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाते हैं। तो सनातन संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, तो उनसे जोड़ने का कार्य हम करते हैं। अभी हमारी पिछले दिनों ही पंजाब में थापर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा लेक्चर हुआ है, और जिसमें सारे ही इंजीनियर्स थे, और बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। तो अब इस तरह का कुछ ये सामाजिक अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए मैंने ये कोशिश की है। एक छोटा सा कदम है, देखिए प्रभु की कितनी कृपा रहती है हम पे, इसको एक मैं मिशन के तौर पे ले रहा हूँ। और विशेषकर युवाओं को, क्योंकि हमारे जो हिंदुओं के युवा हैं, और उनके अंदर ये एक भ्रांति हो गई है कि जो धर्म है वो जब ही किया जाए, भगवान का पूजन जब किया जाए हम बुजुर्ग हो जाए। अक्सर एक सुनने में भी आता है कि अरे यार, अभी हमारी उम्र नहीं है यार पूजा पाठ की, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। ये जो मानसिकता है हमारे, क्योंकि दरअसल ये हो रहा है कि हम भौतिक चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता को हमने अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बना लिया है, और भारतीय संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो भारतीय संस्कार है, अब आज के युवा अपने माता को, पिताजी को माताजी पिताजी बोलने में शर्माते हैं, मॉम डैड बोलते हैं, हाय डैड हाय मॉम बोलते हैं। चरण स्पर्श का तो बिल्कुल चलन ही खत्म हो गया है। तो चरण स्पर्श और बाकी एक जो संस्कार हैं, जो कहते हैं कि अगर बीज को अच्छे से रोप दिया जाए, उसमें खाद पानी डाल दिया जाए, तो खाद पानी संस्कार होते हैं हमारे, जो परिवार से मिलते हैं। तो मैं दोष युवा को भी नहीं दूंगा, कुछ परिवारों को भी कहूंगा, क्योंकि हम आधुनिकता में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम जिंगल बैल तो बच्चों को सिखा देते हैं, जिंगल बैल, लेकिन अगर हम वहीं पे उनसे कहा जाए कि गायत्री मंत्र बोल दीजिए, तो वो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। तो ये कुछ ऐसे, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग जो है इस संस्कृति के पीछे अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और अपने संस्कार भूल। तो एक छोटी सी कोशिश है ये शरणागति के माध्यम से, और शरणागति के माध्यम से ही हम सब कुछ करेंगे, अब जो भी कार्य करना है। और बाकी बहुत आप लोगों का सुंदर, बहुत सुंदर। आशीर्वाद है। राष्ट्र निर्माण की कड़ी में सदियों से बहुत सारे मनीषियों का सहयोग रहा है। इवन निश्चित, जैसे राम सेतु निर्माण में गिलहरी का भी सहयोग था। तो बिल्कुल। इसी तरह इस राष्ट्र निर्माण में की कड़ी में आपने अपना जीवन की आहुति दी है, दे रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है। अब मैं अंत में चाहूंगा कि बहुत संक्षिप्त में, मतलब 8-10 लाइन में आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए। और मैं मैं अभी इस लायक तो नहीं है कि मैं राष्ट्र को संदेश दे सकूं, लेकिन एक एक विनती जरूर करूंगा, और विशेषकर मैं विनती करूंगा अपने युवा वर्ग से, और उन माता पिता से जरूर करूंगा जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा वेदना होती है, मैं मुंबई में भी बहुत सारे ओल्ड एज होम में जाता हूँ, और दिल्ली में भी अब ओल्ड एज होम का एक चलन शुरू हो चुका है। तो जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे बुजुर्ग से मिलता हूँ, तो उनकी सिर्फ एक ही बात होती है कि हमारे बच्चों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, एक तो हमारे लिए सम्मान नहीं है, दूसरा समय नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है, मैं चाहूंगा ईश्वर से कि ये जल्दी से जल्दी हो, हमारे देश में ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि ये ओल्ड एज होम हमारे लिए नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता। आज ये निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के अंदर भी ये होता जा रहा है कि माँ बाप बुजुर्ग हुए, उनको ओल्ड एज में भेज दो। लोगों को ये लगता है कि शायद हमारी स्वतंत्रता के अंदर वो बाधक है, लेकिन वो शायद ये भूल चुके हैं, वो मार्गदर्शक है हमारे, क्योंकि उन्होंने ही हमारा पूरे चरित्र का निर्माण किया है। और हम सोचते तो यही है कि शायद अब उसके हम थोड़ा दूर रह लेंगे तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। आज अगर आप अपने माता पिता को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी के जब आपको प्रताड़ित करेगी तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा युवाओं से कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, कितना पैसा कमा ले, जितना नाम शोहरत दौलत कमा ले, लेकिन जब देश है तभी ये हम हैं। हम देश के विषय में नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम बहुत स्वार्थी हो गए। हम कभी ये नहीं सोचते कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक भारत का फौजी भी है जो अपने परिवार से बहुत दूर रहकर हमारे लिए लड़ रहा है। 47 और 50 टेम्परेचर के अंदर रेगिस्तान के अंदर रहता हुआ एक फौजी भी है। उसका क्या स्वार्थ है? वो तो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। तो हमको रियल हीरोज देखने चाहिए। हम जो रियल हीरो
जो हैं, जो सिनेमा के हीरो हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, हम इनके पीछे भागते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं युवाओं से पूछता हूँ कि आपके आइडल कौन है, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान, आई लाइक शाहरुख खान। तो मैं पूछता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, शाहरुख खान आपके आइडल है, क्या आपके आइडल आपके पिताजी नहीं हो सकते, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया? कि आज आप आइडल वर्ड यूज कर रहे हैं, जिन्होंने आपको एजुकेशन दी, आपको यहाँ तक पहुंचाया। हम स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल नहीं मानते। हम सो कॉल्ड ये जो नकली जो हीरो हैं, जो रील के हीरो हैं, इनको आइडल मानते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। यदि हम भगत सिंह और बाकी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वीर सावरकर हैं, और ये अनगिनत है, मैं किसी एक का नाम लूँ तो शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, चंद्रशेखर आजाद हैं, इस तरह के जो विभूतियां हैं, जो मैं तो इन्हें मनीषी बोलता हूँ, इस तरह के लोगों को अगर हम अनुसरण करें तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हमें सच्चाई के साथ जीने की आदत होनी चाहिए। हम ये जो एक ये बनाया हुआ जो ऑरा है, जो वामपंथियों ने, मैं खुलकर बोलूंगा, जो वामपंथियों ने एक बनाया हुआ जो ऑरा है, बना रखा है, हमारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं, लिबरल जो गैंग बोलता हूँ मैं इनको, लिबरल गैंग जो बना हुआ है, उन्होंने हमारी सबसे पहले तो हमको भ्रष्ट कर दिया, हमारी इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज का युवा जब इतिहास पढ़ता है तो उसे तैमूर लंग के बारे में पता होता है, लेकिन हमारे जो इतने बड़े बड़े जो कार्य करके गए हैं, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता होगा उसको। अकबर द ग्रेट तो बताया जाता है, लेकिन वीर शिवाजी के विषय में नहीं बताया जाता। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। सबसे पहले तो हमें इतिहास का संकलन करना चाहिए, उसको एक नई परिभाषा देनी चाहिए, और जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हम अपने युवाओं को ये संदेश दें कि हम किस वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहे हैं। हमें तो ये बता दिया था हम पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए, लेकिन सच्चाई कितनी पता है लोगों को? महाराणा प्रताप के विषय में नहीं पता होता, लेकिन अकबर के विषय में जरूर पता होता, जबकि महाराणा प्रताप ने धूल चटाई थी अकबर को। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत समय की सीमा है, मैं बहुत समझता हूँ। नहीं, बहुत और सुंदर। अच्छा, जी आपके बारे में आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोमो बनाए, जी प्रोमोज क्रिएटर कह सकता हूँ मैं आपको। और जी आप कविताएं भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। तो जी। मैं चाहूंगा कि आखिरी में आपकी स्वरचित कोई कविता या गीत आप पढ़ के बताएं। अभी कोई ऐसे याद तो नहीं है कि मैं लिखता रहता हूँ, और लिख लिख के भूल भी जाता हूँ। जब कलम चलती है तो निर्बाध रूप से चल जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक आप देख कर पढ़ कर बता दें। हाँ, सुना। हाँ, मैं पढ़ के जरूर बताता हूँ। मुझे मैंने अभी जो लिखी है, मैं अभी वो फिर से कोशिश करूंगा, एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि ये आ जाए। अ, ऐसा होता, ये क्यों हो गया है ऐसा, मुझे समझ नहीं आ चलो रहा। आप सुना दो, लोग मतलब वैसे ही सुन लेंगे। जी 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 जी। मैं एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर दोबारा से वीडियो लाने की, अगर आ जाता है तो, क्योंकि वीडियो आना भी बहुत जरूरी है। नहीं, हाँ, क्योंकि वीडियो नहीं आएगा तो समझ में नहीं सही आएंगे। है भाव। हाँ, क्योंकि वीडियो नहीं आता है तो फिर आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती है। मेरी कोशिश है मैं वीडियो को वापस लाऊं। मुझे ये आप एडिट कर दीजिएगा सर, हम्म। क्योंकि ये बीच में पूरा। हाँ, हम्म। हेलो। हाँ, सुनाइए। ये गौ माता को समर्पित है, क्योंकि सहस्त्र कोटि जो भगवान है गौ माता में उनका निवास है। ये कविता उन्हीं को समर्पित है। हम्म। गौ माता है इस धरती की अप्रतिम सुंदर प्रभु की रचना, 33 कोटि के देव समाये इस जगत की अनुपम रचना। गौ माता की निज दिन बंदे कर तू चरण वंदना, सारे तीर्थ का फल है इसमें सेवा कर फल तू ले अपना। कैसा भी कष्ट हो जगत में, कैसा भी कष्ट हो जगत में, कह दो गौ माता से, सारे सपने शून्य में विजाते बन जाते हैं फिर प्रादुर्भाव में। चरण रज लगाओ माथे पर, चरण रज लगाओ माथे पर, हर संकट कटेगा अपना। गौ माता की वंदना करो, गौ माता की वंदना करो, गौ माता है इस धरती की अप्रतिम सुंदर रचना। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। जी मैं
आपका अपने हमें समय दिया और आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने भी अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मेरे साथ मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन। वंशज हैं हम रविदास के, जाटव है पहचान, देश धर्म की सेवा करते बोले जय श्री राम। अवसर अब आया है फिर से, हम अपना फर्ज निभाएंगे, बटन दबाकर कमल का हम योगी जी को जिताएंगे, क्योंकि आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी। सभी भाइयों बहनों को राम राम। यह योगी जी का उत्तर प्रदेश है भाइयों। इसमें रहने वाले सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। जिन लोगों को हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी करनी, वो फटाफट यहाँ से रेल पकड़ लो, नहीं तो उनकी तबीयत से खातिरदारी की जाएगी। और प्रदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान के बारे में तो सोचियो ही ना, नहीं तो योगी जी का सरकारी अधिकारी बुलडोजर लेके आएगा और आपके घर को ढा देगा, और घर ढाने के पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे, जो आपसे ही वसूला जाएगा। और बहन बेटी को तो छेड़ने के बारे में सोच भी न लियो, वरना थाने में बंद करके रेल बना दे योगी जी। भाई यहाँ योगी जी की सरकार है भाइयों, राम राम। एक अकेला योगी खड़ा उत्तर प्रदेश बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भ्रष्ट समाजवादियों ने फिर से जाल बिछाया है, भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है, राष्ट्र धर्म का शंखनाद हर ओर सुनाई देता है। फेंक रहे हैं सारे पासे जनता को भरमाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भोर का सूरज निकल चुका है, अंधकार घबराया है, योगी ने अपनी लीला से सबको नाच नचाया है। सपा की सेना हारेगी, जनता साथ निभाएगी, योगी की सेना बनकर नैया पार लगाएगी। ये महाभारत फिर से हो हाहाकार मचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। एक अकेला योगी खड़ा उत्तर प्रदेश बचाने को, उत्तर प्रदेश बचाने को।